नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम अनुज, सी अनुज जलोटा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक ब्रीफ दिया था व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑन अ यूट्यूब चैनल, ये उस सीरीज का अपना फर्स्ट लेक्चर है। वेलकम टू कॉस्टिंग पेपर 3 सीए इंटर। नाउ ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, सो फर्स्ट लेक्चर शुड बी ऑन चैप्टर नंबर 1। आपके मॉड्यूल्स के अंदर देयर इज अ चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग दैट। उनका इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू बी कवरिंग इट अप टुवर्ड्स द एंड। दैट इज द करेक्ट वे टू बी लर्निंग इट। आप लोगों के मॉड्यूल्स के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, आई एम ट्राइंग टू अरेंज देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि वंस आवर फर्स्ट चैप्टर इज डन आप लोग को एग्जैक्टली मालूम है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर लॉजिकली आना चाहिए। ओके, तो हम लोग बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टडी दिस न्यू सब्जेक्ट। आप लोगों ने इससे पहले आज तक जो सब्जेक्ट किया है बहुत ज्यादा रिलेटेड विद नंबर्स, ऑब्वियसली वो अकाउंट्स है। अकाउंट्स को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन अभी ये एक नया सब्जेक्ट आया है कॉल्ड एज कॉस्टिंग। आप लोग के लिए ये नया है। नाउ दिस इज a subject that is most close to your practical life. इंडिया के अंदर नंबर ऑफ पीपल जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं बहुत ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप दैट वी ऑल कॉल इट। तो इफ यू वांट टू डू योर ओन बिजनेस, फर्स्ट इफ यू वांट टू बी अ कंसल्टेंट, ओके, सेकंड इफ यू वांट टू बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, आपको एक बेसिक बिजनेस कैसे चलता है आपको वो मालूम होना चाहिए। और बिजनेस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, वन इज इंटरनल, आपको अपनी कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी, यू शुड ट्राई टू हैव कॉस्ट विच आर अंडर कंट्रोल, ज्यादा खर्चा ना हो ताकि प्रॉफिट अपना वो जो है वो कम कभी ना हो। सो वो एक इंटरनल पार्ट है। ये इंटरनल पार्ट आईसीएआई ने आप लोग के लिए सीए इंटर के अंदर रखा हुआ है। और एक एक्सटर्नल पार्ट है, कंपटीशन है बहुत ज्यादा है, हमारी जो प्राइसिंग है वो क्या होनी चाहिए, हम लोग को क्या क्या डिसीजंस वो लेने चाहिए जिससे बिजनेस अच्छा चले, तो वो सब कुछ सीए फाइनल के अंदर है। तो आपका जो पोर्शन है वो आईसीए ने बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन सीए इंटर वी लर्न इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इन सीए फाइनल वी लर्न एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बिजनेस। इन सीए इंटर दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग becomes strategic cost management and performance evaluation when will be coming to CA final. एक अच्छी चीज वो हो रही है, यू आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट विदाउट एनी फॉर्मूलाज और विदाउट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स दैट यू विल रिक्वायर। डायरेक्टली बेस से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल करेंगे और कुछ नहीं। आप लोग के कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का फाउंडेशन हो चुका है और उन लोगों को कॉस्टिंग पढ़ना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बेस्ट पॉसिबल वे मतलब you will see all these lectures which are going to be provided to you all. You will easily be able to get 90 plus in costing. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है that will cover up for all those other subjects जिसके अंदर शायद आप लोग इतने अच्छे ना हो। तो ये सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके करना, दिस आर मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ओके, मतलब व्हेन आई से द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, आपको यू कैन रेट एवरी सब्जेक्ट टू रियल लाइफ। आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल अगर दूं तो आप लोग घर के अंदर से शुगर खरीदते हो, एक बारी में कितना शुगर खरीदना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा खरीदा शायद खराब हो जाएगा, अगर बहुत कम खरीदा तो बहुत बार मार्केट वो जाना पड़ेगा टू बी परचेजिंग इट, राइट। ये एक रोजमर्रा की लाइफ है, बट वी शुड हैव एन आंसर टू इट। और वो आंसर इज देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज मटेरियल कॉस्टिंग दैट टेल्स यू यार एक बारी में कितना रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए। सो वी हैव अ चैप्टर बेसिकली ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, और ये सारे के सारे चैप्टर्स को एक ही चैप्टर कनेक्ट करता है। दैट इज आवर एजेंडा फॉर टुडे। आपका मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 6, मैंने उस चैप्टर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। एक बेसिक वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट रखेंगे और एक एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट रखेंगे। जो एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट है वो मैं लास्ट के अंदर करूंगा वंस योर पोर्शन इज ओवर, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके बाद मेरे को आपको और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम लोग एडवांस कॉस्ट शीट वो करेंगे तब तक आपका सारा सिलेबस जो है वो हो जाएगा। सो यू विल ऑटोमेटिकली बी नोइंग कि उस चैप्टर के अंदर क्या आने वाला है। नाउ दीज लेक्चर्स कैन बी व्यूड बाय एनीबडी जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, या फिर अगर कोई डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट है जो डायरेक्टली सीए इंटर के अंदर ही पहुंचा है, इट्स देयर फॉर यू ऑल।
सो आपको एक सब्जेक्ट के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. आई विल टेक केयर ऑफ दैट एंड दैट इज पेपर 3 CA इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग. आपके पास यहां पर नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके अंदर 2 लिंक है. एक है AJ नेक्स्ट. AJ नेक्स्ट वाला जो टेलीग्राम का हमारा लिंक है दैट इज फॉर आस्किंग डाउट्स. आपको जो भी डाउट होता है, जो भी डाउट, इट कैन बी अ प्रैक्टिकल डाउट. बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स वो होते हैं, दे ऑल आर डूइंग देयर ओन बिजनेस ऑल्सो व्हेन दे आर डूइंग दिस सब्जेक्ट. ओके, बहुत लोग अपने फादर वगैरह का बिजनेस साथ में वो कर रहे होते हैं. कुछ भी डाउट्स आता है, यू ऑल कैन आस्क अस. उसके बाद हमारा एक यहां पे चैनल भी है CA इंटर AJ नेक्स्ट. यहां पे ऑल द नोट्स यू विल बी एबल टू गेट फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर. हर एक लेक्चर के लिए जो भी नोट्स हैं, आई एम गोइंग टू बी गिविंग कलर्ड नोट्स इन अ PDF फॉर्मेट. You can take those particular notes, you can take out the printout of that. These notes are the best notes that you all can be getting. जो भी आप लोगों को चाहिए इन नोट्स के अंदर है. तो अगर आप लोग चाहो, अगर आपके पास एक कलर्ड प्रिंट आउट है, एक कलर्ड प्रिंटर है, यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दैट. दैट विल बी योर ओनली इन्वेस्टमेंट फॉर दीज सब्जेक्ट्स. मोर ओवर, हर लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं वो मैं शुरू में बता दूंगा आप लोगों को. उसके बाद आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक उस पूरे लेक्चर के अंदर से आपको वो चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को एक टाइमलाइन मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम लोगों ने कब किया था. तो अगर कभी भी फ्यूचर के अंदर याद आए कि सर ये वाला चीज मेरे को वो भूल गया, तो पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है. आप लोग नीचे टाइमलाइन के अंदर क्लिक कर देना, आप लोग को डायरेक्टली वहां पर वो वाला चीज मिल जाएगा. ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद our subject, that is CA Inter Paper 3 Costing. Now, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था. अभी उसके बाद let's start away with ये एक सब्जेक्ट है जो आप लोग न्यू कर रहे हो. इससे पहले आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक अकाउंट्स कर लिया है. अकाउंट्स को आज से फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलेंगे. ओके, बिकॉज इट मेनली डील्स विद मनी. फाइनेंशियल अकाउंट्स, सो वो फाइनेंशियल अकाउंट्स है जो आप लोग पेपर 1 और पेपर 5 के अंदर कर रहे हो इन CA इंटर. 1 इज योर अकाउंटेंसी, 1 इज योर एडवांस अकाउंट्स. ओके, ये एक नया सब्जेक्ट है कॉस्टिंग. यार अगर वो कर रहे हो तो फिर ये क्यों चाहिए, अगर ये कर रहे हो फिर वो क्यों चाहिए. तो एक बैकग्राउंड वो लेते हैं. मैंने इसके लिए आप लोगों को नोट्स इस चैप्टर के अंदर वो नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये चीज मेरे को लास्ट लेक्चर के अंदर थियरी के अंदर वो फिर से बोलना है. ठीक है, तो ये वाला चीज आप लोग सुन लेना. This in any case will be remaining with you till the time you are going to be living also. Okay, ये वाला चीज आप लोगों को नहीं भूलने वाला है. ठीक है, लेकिन इसका जो नोट्स है वो आपके लास्ट लेक्चर के अंदर आएगा. ठीक है, कॉस्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट्स. लेकिन अभी के लिए स्टार्ट कर लेते. नाउ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंट्स वो वाला चीज है जो आप लोगों ने आज तक किया है. कॉस्टिंग वो वाला चीज है जो आप मेरे साथ करने वाले हो. एक चीज, हम लोग को तकरीबन 7 लेक्चर्स जाएगा टू बी डूइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग. तो उतना पेशेंस रखना प्लीज. जब तुम्हारे 7 लेक्चर्स हो जाएंगे, आप लोग को एक चीज रियलाइज होगा, वी टेक यू टू अ हाइट दैट नो टीचर कैन डेयर टू टेक यू ऑल. आप लोग को हर एक चीज यू विल बी नोइंग द वे इट शुड बी लर्न्ड. आप लोग को हर एक चीज उस कंसेप्ट से बताऊंगा जैसे आप लोग को वो वाला चीज सीखना चाहिए. इनफैक्ट आफ्टर लर्निंग कॉस्टिंग लाइक दिस, इन केस यू ऑल वांट, you all can write your own books also, because you will be knowing each and everything का 100% लॉजिक. कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, अगर किधर भी इंस्टीट्यूट वो गलत करता है, ऑल दो थिंग्स विल ऑल्सो बी एक्सप्रेस. लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं विद फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंट्स आपका नॉर्मल अकाउंट जो आप लोग 11th स्टैंडर्ड से करते आए हो. कॉस्टिंग आप लोग मेरे साथ कर रहे हो. व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंट्स, उसके डिफरेंस से स्टार्ट करता हूं. फाइनेंशियल अकाउंट्स in India, financial accounts is regulated by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना आप लोगों ने आज तक जो भी सीखा है वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट ने बोला है, और वो इंस्टीट्यूट आपका इंस्टीट्यूट है, वो मेरा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. कॉस्टिंग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय ICWA, जिन लोगों ने बीच में अपना नाम बदल लिया था इंस्टीट्यूट ऑफ
कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सो दिस नेम एंड दिस नेम का शॉर्ट फॉर्म इवेंचुअली बिकेम सेम. ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, मैं ये वाला नाम नहीं यूज करने वाला हूं, ताकि आपके और मेरा जो थिंकिंग है वो सेम रहे. ठीक. तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना आप लोग जो भी करते हो एक एग्जांपल देता हूं. सर, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ऐसा किसने बोला? सर, ऐसा मेरे टीचर ने बोला. टीचर को किसने बोला? उसके टीचर ने बोला. फर्स्ट टीचर को किसने बोला? ICAI ने बोला. ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ताकि वो लोग ये चीजें आप लोग तक कम्युनिकेट कर पाए, वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च करते हैं. आजकल की डेट के अंदर वो लोग इंडेस लॉन्च करते हैं. ओके. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडेस, जो इंडेस है, दीज आर वर्जन्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS. तो इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे एंड वो स्लोली एंड स्टेडली वी आर कन्वर्टिंग टू इंडेस. ओके. जो भी AS के अंदर लिखा होता है वी हैव टू बी डूइंग इट. एग्जांपल, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ये चीज किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला. सर, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला. ओके. शायद तुमको तुम्हारे टीचर ने बोला, बट ऑब्वियसली इट वाज टोल्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. कॉस्टिंग के अंदर हम लोग जो भी करते हैं दैट इज रेगुलेटेड बाय ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका नया नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अभी जैसे हमारा इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च करता है, वैसे ही ICWA कॉस्ट स्टैंडर्ड्स लॉन्च करता है. ओके. कॉस्ट स्टैंडर्ड्स आर बेसिक गाइडलाइंस कि आप कोई भी चीज कैसे ट्रीट करोगे. आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए क्या करके देते हैं? एग्जांपल के तौर पे, साल के एंड में फायर लग गई, आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर वो वाली चीज कैसे दिखानी है, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं दैट इफ देयर इज अ सर्टेन लायबिलिटी ऑन द लास्ट डे, हाउ यू आर गोइंग टू बी शोइंग इट, whether that is a contingent liability, etc etc. So all those things are there. वही वाला चीज जो है वो आपको कॉस्टिंग के अंदर यू विल कम टू नो थ्रू कॉस्ट स्टैंडर्ड्स. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वैसे कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हैं. कमिंग टू समथिंग एल्स, ICAI ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत मेहनत किया हुआ है एंड ऑनेस्टली हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दे आर एट पार विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स नाउ. दे आर प्रीटी गुड. लेकिन कॉस्ट स्टैंडर्ड्स अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं ताकि वी कैन ट्राई टू बी सेइंग कि हमारा जो कॉस्टिंग है दैट इज नाउ एट अ वर्ल्ड लेवल. ऐसा नहीं है. ICWA वाला जो इंस्टीट्यूट है थोड़ा सा ठंडा इंस्टीट्यूट है. इट डजंट डू मच अमाउंट ऑफ वर्क एज कंपेयर टू जो हमारा इंस्टीट्यूट है. अगर आप लोग ICAI से डिग्री ले लेते हो यू विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आप ICWA से डिग्री ले लेते हो यू विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट. शायद इसका भी जो शॉर्ट फॉर्म है CA ही है. ऑनेस्टली सैलरी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है. नाउ दो और चीजें बिफोर आई कम बैक टू द फाइनल थिंग एज सच. नाउ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक 11th स्टैंडर्ड के एंड में जब आपके बेसिक टॉपिक्स खत्म हो गए थे तो आपको आपके सर ने वो बोला होगा चलो अभी फाइनल अकाउंट्स करेंगे. फाइनल अकाउंट्स हर एक साल के एंड में कंपनी हैज टू बी प्रेजेंटिंग इट्स फाइनल अकाउंट्स टू द शेयर होल्डर्स. अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपको खुद पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट है कि लॉस है. सो हम लोग हर साल के एंड में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और P&L अकाउंट बनाते हैं. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो नहीं हो, सिर्फ आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. अगर आप कोई और इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, ना आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है. These things are basically known, these things are done to basically know profit, right? Apart from that, यहां पर एक बैलेंस शीट और बनाया जाता है. बैलेंस शीट से आप लोग को यह पता चल जाता है आपके एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितने हैं. ठीक है. जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज डन. इन कॉस्ट अकाउंट्स you have something called as cost sheet. Okay, you have something called as cost sheet. Cost sheet is considered as a final account statement. लेकिन एक चीज का फर्क है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है ना, ये आप लोग साल के एंड में तो बनाते ही हो. There is a standard called as interim financial statements, जहां पर some companies prepare it twice in a year, some companies do that quarterly. तो quarterly मतलब 4 times in a year.
कॉस्ट शीट के अंदर एज सच कोई रेगुलेशन नहीं है. यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ ईयर, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ मंथ, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ क्वार्टर, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ वीक ऑल्सो. ओके, एंड देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. जब हमारा सीए इंटर का थोड़ा सा पोर्शन वो हो जाएगा, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज कि कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस ऑफ रीजंस. ओके, जैसे आपको यहां से पता चल जाता है कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपको बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है. कॉस्ट शीट से आप लोग को पता चल जाता है आप लोग का कॉस्ट मतलब खर्चा कितना हुआ, नथिंग एल्स. पर्पस. आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों फॉलो करते हो? ओके, आपको अगर एक मैक्रो रीजन दूं तो अगर एक कंपनी है तो कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. उन लोग को मालूम होना चाहिए यार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया. वो लोग कंपनी आकर तो कंपनी को मैनेज नहीं करते, वो लोग तो किधर भी दुनिया के अंदर स्कैटर्ड हो सकते हैं. तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने कैसे किया है? ओके, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा? इन दिस केस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट उन लोगों को देंगे तो पता चल जाएगा. बैलेंस शीट उन लोगों को देंगे तो पता चल जाएगा एसेट और लायबिलिटीज का जो स्टेटमेंट है वो कैसा है. ठीक है. So purpose in this particular case is to be finding out profit. That is one thing. Apart from that, to know the statement of assets and liabilities. ठीक है. These are the two purposes as such. Okay. कि आप लोग ये वाला चीज क्यों करते हो? कॉस्टिंग. कॉस्टिंग का एक मेजर पर्पस है. मेजर, नॉट द ओनली पर्पस. ओके, बाकी जो पर्पसेस हैं वो तुम लोग को बाद में पता चलेगा. In this case is nothing but cost control. Cost control in this particular case is आई वुड लाइक टू बी नोइंग कि भाई मेरा खर्चा कितना है. अगर मेरा खर्चा ज्यादा है आई वुड लाइक टू कट इट डाउन. इस चीज को हम लोग कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं. लेकिन हम लोग एक और चीज भी बोलते हैं. कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए. बोलते सर ज्यादा नहीं होने चाहिए मतलब कम होने चाहिए. हां, कम होने चाहिए बट नॉट ऑन द अकाउंट ऑफ क्वालिटी. अगर तुम लोगों ने अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी बेकार करके खर्चे कम किए तो फिर क्या बड़ा काम किया. ओके, सो कॉस्ट कंट्रोल मीन्स नॉट इनकरिंग एक्सेस अमाउंट, incurring same or lesser amount but not by compromising what quality. ठीक है. These are the 5 purposes, these are the 5 differences that are there between financial accounts and cost accounts. ठीक है. ये सबसे बड़े फर्क हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर है. ये आप लोग के लिए पेपर 1 है और पेपर 5 है. ये आप लोग के लिए पेपर 3 है. ओके, बट अगेन 100 मार्क्स पेपर सीए फाइनल के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा. एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो आई कैन ट्राई टू से. अगर आप लोग सोच रहे हो सर फ्यूचर के अंदर मैं एमबीए करूंगा तो जो आप लोग इंटर ऑफ फाइनल के अंदर कॉस्टिंग के अंदर सीखने वाले हो सेम चीज आपको एमबीए के अंदर भी आएगा. अगर आपको लगता है सर दिस अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट ओके एंड आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू डू बिजनेसेस, तो फिर आप सीए फाइनल के बाद यू कैन परस्यू 2 डिग्रीज. दिस 2 डिग्रीज आर, ये फॉरेन डिग्रीज हैं. एक CIMA करके है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, और एक है CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, दैट इज यूएस का डिग्री. CMA इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ इंडियन डिग्री ऑल्सो जो ICWA अलॉट करता है, बट आई एडवाइज नॉट टू बी गोइंग फॉर दैट. यू डायरेक्टली गो फॉर द CMA कोर्स ओके, जो यूएस सर्टिफाइड है, विच इज वेरी गुड. तो ये आपके बेसिक फर्क हैं. एक लास्ट फर्क जो मैं अब बोल रहा हूं दैट आई वांटेड टू कीप इट टुवर्ड्स द एंड ओनली. इन इंडिया why financial accounts is so famous? क्योंकि it is compulsory by law. हर एक कंपनी को साल के एंड में अपना फाइनल अकाउंट शेयर होल्डर्स के लिए देना पड़ता है. अगर आप एक प्रोप्राइटर भी हो, आप एक पार्टनर, यू हैव टू बी प्रेजेंटिंग योर अकाउंट्स, यू हैव टू बी प्रेजेंटिंग योर अकाउंट्स. सो फाइनेंशियल अकाउंट्स इज कंपल्सरी. उसका मतलब क्या है? कोई ये कंपनी ये नहीं बोल सकता मेरा कंपनी है, मेरे को बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट नहीं बनाने का है तो तुम क्या कर लोगे, तो तुमको जेल के अंदर भी डाल सकते हैं. इट इज कंपल्सरी. दैट इज वाई एवरी कंपनी इन इंडिया रिक्वायर्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज इन दिस केस फाइनेंशियल अकाउंट्स इज कंपल्सरी बाय लॉ. आपका कंपनीज एक्ट हो गया, आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया. देयर आर सो मेनी एक्ट्स इन इंडिया दैट टेल यू दैट एवरी कंपनी हैज टू बी मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स. कॉस्ट अकाउंट्स, इज इट नॉट कंपल्सरी? I'll say it is semi-compulsory. It is not compulsory for everybody. Okay. There are few cases, if those cases will apply to you. Okay. If those cases will apply to you, that time government may order that you will have to be maintaining cost accounts also.
But in India, as such, if you look at the entire country, it is not compulsory. It is not compulsory. It is compulsory for very few companies, okay, but not all the companies as such. That is why demand of cost accountants in India is very less, क्योंकि हर कंपनी को इंडिया के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप लोग जब भी मेरे साथ कॉस्टिंग सब्जेक्ट कर रहे हो, दीज आर बेसिक ग्राउंड रूल्स दैट यू ऑल शुड रिमेंबर, ताकि यू ऑल ऑलवेज नो कि you are doing one different subject of accounts and you are doing one different subject of costing with me, okay। चलिए, this was a basic background कि फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स क्या है। लेकिन वन थिंग जो मैंने बहुत ज्यादा इलैबोरेट वो नहीं किया था, थोड़ा सा बोला एंड देन आई स्टॉप्ड। कॉस्टिंग का एक मेजर एम होता है कॉस्ट कंट्रोल, कि अपने खर्चे जो हैं कंट्रोल के अंदर रखो। यू नो वी ऑलवेज से कि यार एक कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमाता है सर, दो चीजें करके, या सेल्स बढ़ाओ या कॉस्ट कम करो। कॉस्ट कम करना कम्स विद इन द परसेप्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, यार हम लोग कॉस्ट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, सो लेट्स ट्राई टू डिफाइन कॉस्ट फर्स्ट। डिफाइन करते हैं कि भाई कॉस्ट आखिर होता क्या है। कॉस्ट कोई बोल सकता है सर कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, परफेक्ट, ओके। Cost is nothing but expense only. Every cost is nothing but kind of an expense. So wherever you think of cost, you think of expenses. Okay. Now what I'm trying to tell you all, ध्यान से सुनना है सब लोग। कोई भी तुम लोग खर्चा करो, we are going to be saying आप लोग कॉस्ट का खर्चा कर रहे हो, ठीक है। अभी ये वाले जो खर्चे हैं, ये वाले जो खर्चे हैं, हम लोग उसका ना एक कैटेगराइजेशन करते हैं, एक बाइफर्केशन करते हैं, ठीक है। ये बाइफर्केशन आपको हर एक सब्जेक्ट के ना काम में आएगा। अकाउंट्स के अंदर भी काम में आ सकता है, एफएम के अंदर भी काम में वो आ सकता है। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड ऑब्वियसली कॉस्टिंग के अंदर तो काम में आएगा ही आएगा, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर देयर एवर, ठीक है। ये वाला चीज आपके नोट्स के अंदर भी मैंने वो रखा हुआ है। आपके जो नोट्स हैं इस टाइप के हैं जो आपके टेलीग्राम के चैनल के ऊपर हैं। मैं पहले आई एम राइटिंग समथिंग, देन आई विल कम बैक टू द नोट्स, ठीक है। सो देयरफॉर लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नाउ टाइप्स ऑफ कॉस्ट वी ऑलवेज से कि खर्चे कॉस्टिंग के अंदर किस टाइप के होते हैं। नाउ बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट व्हाट आई रिक्वायर टू स्टार्ट ऑफ कॉस्टिंग इज दिस बाइफर्केशन। वी से दुनिया के अंदर सारे के सारे कॉस्ट दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। फर्स्ट इन दिस केस आर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट लूजली बाय एवरीबडी इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ओवरहेड्स। अच्छा, नाउ स्टॉप फॉर अ व्हाइल। भाई स्टॉप फॉर अ व्हाइल। तुम्हारे सीए इंटर के अंदर ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं ना, दे डील अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जब मैं ये वाला बाइफर्केशन कर रहा हूं, that bifurcation is done based upon a manufacturing company. It's not based upon something like say bank or something. Okay, वहां पर भी ऐसा bifurcation हो सकता है, but I'm not going into that. Okay, I'm trying to talk of all the manufacturing companies that are there. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हर एक खर्चे दो टाइप के हो सकते हैं। These are which type? These are direct cost and these are overheads. तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल देता हूं। डायरेक्ट कॉस्ट, जरा ऐसा सोचना, डायरेक्ट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। कौन सा टू कंडीशंस? फर्स्ट, इट शुड बी अ कॉस्ट दैट इज फुल्ली प्रोपोर्शनेट। It should be a cost which should be fully proportionate. Fully proportionate to what? It should be fully proportionate to number of units that you all produce. अगर कोई भी ऐसा कॉस्ट है जो तुम्हारा ये दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, we say it is one example of direct cost. याद रखना, जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो बीच में यहां पर एक एंड करके डाल देता हूं, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं फिर से, लेकिन एक बार, डायरेक्ट कॉस्ट वो वाला कॉस्ट है जो आपका दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, इट शुड बी अ फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। फुल्ली वेरिएबल मतलब प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। प्रोपोर्शनेट मतलब वेरी करता है,
और ये वाला चीज किसको वेरी करता है? जब भी क्या चेंज हो, जब भी क्वांटिटी प्रोड्यूस चेंज हो। एग्जांपल लेते हैं, इफ इट वाज नॉट क्लियर। फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, हमारा कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, कुछ भी बोल लो। सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, चलिए ये वाला पेन बनाता है, ठीक है, स्टाइलस। तो ये वाला पेन बनाता है। जब भी वो लोग एक पेन बनाते हैं, ये वाला जो पेन है इट इज बाय अ कंपनी कॉल्ड एज वैकॉम, ठीक है। जब भी वैकॉम एक पेन बनाता है तो उसके लिए उनका प्लास्टिक लगता है एंड दे ऑल पुट अ रबर ग्रिप ऑन टॉप, ठीक है। चलो मैं प्लास्टिक के बारे में बात करता हूं। जब भी वो लोग एक पेन बनाते हैं उसके लिए उनका 15 रुपया का प्लास्टिक लग जाता है, ठीक है। 15 रुपीज का प्लास्टिक लग जाता है। जरा सोचो, अगर उन लोगों ने 2 पेन बनाए तो उन लोगों का प्लास्टिक कितने रुपीस का लग जाएगा? 30। अगर 3 पेन बनाए तो 45। जरा सोचो ये वाला कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? सर, दिस कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? इट सैटिस्फाइज माई 2 कंडीशंस। विच 2 कंडीशंस? इज इट अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट? यस सर, जब ये डबल अप हुआ ये भी तो डबल अप हुआ, दैट इज प्रोपोर्शनेट। ओके, प्रोपोर्शनेट यू कैन ऑल्सो से इट इज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो हर यूनिट के लिए लग रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला खर्चा तुम्हारा जो प्लास्टिक का खर्चा है कब होता है? जब आप पेन बनाते हो। इट इज अ कॉस्ट दैट यू इनकर व्हेनेवर यू प्रोड्यूस। अगर कोई भी कॉस्ट ऐसा होगा दैट सैटिस्फाइज बोथ दीज कंडीशंस, दैट इज गोइंग टू बी वन एग्जांपल ऑफ व्हिच कॉस्ट यार? डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल दोस कॉस्ट व्हिच आर फुल्ली प्रोपोर्शनेट। फुल्ली प्रोपोर्शनेट का मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। एक और वर्ड अगर दूं तो मतलब दीज आर द कॉस्ट जो हर यूनिट के लिए लगता है, हर यूनिट के लिए। अगर आप लोगों ने एक पेन बनाया तो कुछ खर्चा होगा, अगर 2 पेन बनाए तो डबल खर्चा होगा। ओके, ऑल दीज पर्टिकुलर कॉस्ट आर पर यूनिट कॉस्ट एज सच, ठीक है। तो ये हो गई आप लोग की डायरेक्ट कॉस्ट। फर्स्ट एग्जांपल था ये, फर्स्ट एग्जांपल। मैं इधर 1 लिख देता हूं, सेकंड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इन दिस केस समथिंग लाइक दिस। मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, अभी वो कोविड हुआ तो हम लोग पहले ना शर्ट्स बनाते थे, ठीक है, कोविड से पहले। फिर जब भी लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह, कुछ काम धंधा नहीं, किसी को शर्ट्स वगैरह वो पहनने का ही नहीं, सब लोग घर के अंदर ही वो बैठे रहते हैं। तो देन आई थॉट यार अपना बिजनेस तो बंद होएगा, लेकिन करें क्या? देन आई थॉट यार मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं, उसका सॉलिड मार्केट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, मास्क जो है वो बनाना स्टार्ट किया। मास्क बनाने के लिए अपने को क्या लगेगा? सर, एक तो क्लॉथ लगेगा। चलो, दैट इज अ सिमिलर एग्जांपल टू दिस, तो उसके बारे में बात नहीं करता। आई थॉट यार क्लॉथ लेकर अभी उसको मास्क के अंदर भी तो कन्वर्ट करना है। मास्क के ना कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या फिर मैं बहुत ज्यादा मशीन्स लेके आऊं, जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेटिकली उससे क्लॉथ वगैरह कट के मास्क वगैरह वो बन जाएगा। आई थॉट अभी इतना इन्वेस्टमेंट कौन करेगा यार, मास्क का बिजनेस विल रिमेन फॉर 1 or 2 years, जिंदगी भर वो थोड़ी चलेगा। ओके, देन आई थॉट क्या करूं? सो देन आई थॉट कि यार वर्कर्स लोग को लाएंगे, उन लोगों को थोड़ा सा एक ट्रेनिंग वगैरह देंगे एंड देन आई टेल देम कि मास्क वगैरह यू ऑल कैन स्टार्ट टू बी मेकिंग। तो जो वर्कर्स थे वो लोगों ने बोला सर ट्रेनिंग वगैरह के बाद हम लोग जब ये मास्क बनाना स्टार्ट करेंगे, आप हमको हर मास्क के पीछे कितना पैसा देगा? मैंने उनको बोला सुनो, जब भी तुम लोग 1 मास्क बनाओगे ना, ओके, उसकी कटिंग, स्टिचिंग, उसकी पैकिंग वगैरह के लिए टुगेदर आई विल गिव यू इन दिस केस से ₹20। तो अगर बंदा 1 मास्क बनाएगा कॉस्ट विल बी 20। अगर बंदा 2 मास्क बनाएगा, माई कॉस्ट आई हैव टू बी पेइंग फॉर 2 मास्क, राइट। तो कॉस्ट यहां पर कितने रुपीस का हो जाएगा? 40। सो देयरफॉर 1 मास्क कॉस्ट इज 20, 2 मास्क कॉस्ट इज गोइंग टू बी 40। What is this? This is nothing but in this case direct cost. क्यों direct cost? Sir, it is a fully proportionate cost. Fully proportionate cost मतलब 1 मास्क बनाया तो कुछ खर्चा, डबल मास्क बनाया तो डबल खर्चा। अभी अगर 4 मास्क बनाएगा तो कॉस्ट विल बी 80, 3 मास्क बनाएगा कॉस्ट विल बी 60। तो ये प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है। प्रोपोर्शनेट मतलब ये वाला कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये वाला कॉस्ट हर यूनिट के लिए लगता है। दीज आर पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। And these costs are incurred whenever the workers will produce the mask. So therefore, first condition भी satisfy होता है, second condition भी satisfy हो जाता है. Hence, this is again one example of direct cost. Okay, third पे आते हैं. Third, अभी अजीब एग्जाम्पल देता हूं. ये वाला जो पेन है ना, ये वैकॉम कंपनी का है.
वो वैकॉम कंपनी जो है जापानीज कंपनी है, ठीक है। उन लोगों ने सोचा यार इंडिया के अंदर ना ये वाले पेन्स नहीं सप्लाई करेंगे, वो कस्टम ड्यूटी वगैरह बहुत ज्यादा लग जाता है, सो पेन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग ये वाला पेन जो है इंडिया के अंदर नहीं बेचेंगे, ठीक है। अभी मैं एक नया बंदा था, आई थॉट यार ये पेन्स ना बहुत सॉलिड होते हैं, मैं इंडिया के अंदर ऐसे स्टाइलस बनाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं इंडिया के अंदर ऐसे वैकॉम के एक ऐसे जो स्टाइलसेस है वो बनाऊंगा। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टाइलस बनाता था मैं, कोई खरीदता नहीं था। देन आई थॉट कि लाइक व्हाई डू पीपल डोंट बाय माय स्टाइलस। तो फिर मेरे को तो वो रियलाइज हुआ मेरा ना कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं है, और ब्रांड नेम के पीछे तो दुनिया भागती है, अपना कोई ब्रांड नेम ही नहीं है। तो फिर जनता इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग माई प्रोडक्ट। तो देन आई थॉट यार कैसे करें, फिर आगे बिजनेस कैसे करें, प्रोडक्शन करूंगा सेल्स नहीं होगा तो क्या यूज है तो बिजनेस करने का। तो फिर ना मैं जापान गया, वहां पे जो वैकॉम कंपनी था उसके ओनर से मिला। मैंने उनको बोला लिसन नाउ ऑब्वियसली आई कांट टॉक तो जापानीज ओवर हियर। तो मैंने उस बंदे को, जो कंपनी का जो ओनर था, तो उसको ऐसा बोला कि सर आई विल टेक योर एजेंसी एंड आई विल मैन्युफैक्चर द पेन्स इन इंडिया। जब मैं इंडिया के अंदर पेन्स बनाऊंगा उसके ऊपर आई विल पुट योर नेम ऑफ वैकॉम, और ऐसा ही लगेगा कि वो आपका प्रोडक्ट है। तो लोग बोलते ठीक है, लेकिन आप हमारा नाम यूज करोगे, आप पेन्स बनाओगे, आप पेन्स बेचोगे, तो हमको क्या मिलेगा। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा एक डील वगैरह किया कि जब भी एक स्टाइलस बनेगा, ठीक है, जब भी एक स्टाइलस बनेगा बिकेगा नहीं, जब भी एक स्टाइलस बनेगा मेरे को वैकॉम कंपनी को 1000 रुपीज का रॉयल्टी देना पड़ेगा। मेरे को वैकॉम कंपनी को 1000 रुपीज का रॉयल्टी देना पड़ेगा। रॉयल्टी इज अ कॉम्पनसेशन फॉर यूजिंग द ब्रांड नेम, ओके, इट इज अ कॉम्पनसेशन फॉर यूजिंग द ब्रांड नेम। सो देयरफॉर एक स्टाइलस बनेगा तो आई हैव टू बी पेइंग ₹1000 टू दैट जापानीज वैकॉम कंपनी, ओके। तो अगर मैं 2 स्टाइलस बनाऊं तो मेरे को यहां पे कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, 2000। अब जरा सोचो, व्हाट इज दिस, डज इट सैटिस्फाई बोथ माई कंडीशंस, इज इट अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, यस सर इट इज प्रोपोर्शनेट, 1 तो 1000, 2 तो 2000, ब्रिलियंट। इज दिस इनकर्ड वेन एवर यू प्रोड्यूस, मैं तुमको अभी अभी बोला मेरा और वैकॉम कंपनी का आपस में एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जब भी एक स्टाइलस बनाऊंगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई हैव टू बी पेइंग ₹1000, ओके। So both the conditions are satisfied. These are all direct costs. Direct costs are any cost that satisfy both these conditions. First, it should be a proportionate cost, या फिर a variable cost, या फिर a per unit cost. मतलब हर यूनिट के लिए लगता है। आप लोग जरा सोचो, यहां पे एक पेन बनाने के लिए 15 रुपए का प्लास्टिक चाहिए, एक मास्क बनाने के लिए मेरे को 20 रुपए का वर्कर को पे करना पड़ेगा। एक वैकॉम का स्टाइलस जब मैं बनाता हूं आई हैव टू बी पेइंग ₹1000 एज रॉयल्टी। हर केस के अंदर ये वाला खर्चा हर यूनिट के लिए होता है, और ये वाला खर्चा कब हो रहा है, जब आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू ऑल कॉल एज डायरेक्ट कॉस्ट। दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने क्या किया, एक्चुअली आप लोगों को डायरेक्ट कॉस्ट सिखाया और इंटरनली मैंने आपको कुछ और भी सिखा दिया। डायरेक्ट कॉस्ट इज सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। This was one example of direct material. This is one example of direct labor. This is one example of direct expenses. आप लोग क्या करो, लाइफ के अंदर अगर सपोज कभी ऐसा क्वेश्चन आता है क्लासिफाई द कॉस्ट, तो पहले ना आप उस कॉस्ट का नेचर जरा देखो। अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। यू ऑल नो बोथ दोस कंडीशंस नाउ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो वो डायरेक्ट कॉस्ट तो कहलाएगा, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर वो अंदर किधर जाएगा, देयर इज डायरेक्ट मटीरियल, देयर इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग अभी आगे क्या करते हैं, हर एक के लिए ना हम लोग एक एक कंडीशन और बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान से जरा सुनना। व्हाट इज डायरेक्ट मटीरियल? डायरेक्ट मटीरियल इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट। याद रखना वो डायरेक्ट कॉस्ट तो है, लेकिन हर एक डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट नहीं होता। तो फिर कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट होता है? डायरेक्ट कॉस्ट तब डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट बन जाता है व्हेन इट इज इनकर्ड ऑन द मटीरियल्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कुछ खर्चा ऐसे मटीरियल के ऊपर किया है जो मटीरियल प्रोडक्ट के अंदर है, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट है।
एग्जाम्पल दे सकता हूं, पेन बनाऊंगा तो प्लास्टिक का खर्चा होगा, राइट? प्लास्टिक इस प्रोडक्ट के अंदर है ना यार? दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। कुछ और एग्जाम्पल, मास्क बना रहे हैं तो कपड़ा इज डायरेक्ट मटेरियल। कपड़े के बगैर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल है, ओके, डायरेक्ट मटेरियल। तो बोलते सर ऐसे तो हर एक मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल ही होगा। नहीं, हर एक मटेरियल दुनिया के अंदर डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता। एग्जाम्पल आपको देता हूं, सपोज ये वाले जो पेन्स हैं ये मशीन से बनते हैं। मशीन्स को चलने के लिए कोयला चाहिए, मशीन्स को चलने के लिए ऑयल चाहिए, ठीक है? क्या इसके ना ऑयल भी है? क्या इसके ना कोयला भी है? नहीं, वो भी मटेरियल ही है। आप ऑयल को टच कर सकते हो, आप लोग कोयले को टच कर सकते हो, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट के अंदर है? नहीं। ऐसी चीजों को भी आप लोग डायरेक्ट मटेरियल नहीं गिनोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट तब डायरेक्ट मटेरियल बन जाता है व्हेन इट इज इनकर्ड ऑन दैट मटेरियल व्हिच फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई भी चीज तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल है तो वो तेरे प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर है तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, वरना बाकी चीजों को हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोल देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल वो वाला मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है, ओके? ये वाली चीजें किधर आएंगी बाद की बात है, लेकिन इधर नहीं आएंगी क्योंकि दिस इज द हेड ओनली रिजर्व फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स। सेकेंड, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज अ मनी पे टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। जो वर्कर तेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो तेरा डायरेक्ट वर्कर है। उसको जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट वेजेस कहलाता है या डायरेक्ट लेबर कहलाता है। बोलते सर हर एक वर्कर गुड्स ही तो प्रोड्यूस करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दो एग्जांपल देता हूं। एक वर्कर जो मास्क बनाता था, मैंने उसको बोला भाई एक मास्क बनाएगा ना 20 रुपया देगा। बोलता सर ओके, तो जो मैं 20 रुपए इनकर कर रहा हूं दैट इज डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो वाला वर्कर मेरा प्रोडक्ट बना रहा है। तो फिर डायरेक्ट लेबर का उल्टा एग्जांपल देता हूं। उल्टा एग्जांपल मतलब यहां पर ना जो मेरे वर्कर्स थे उनमें से कई ऐसे वर्कर्स थे जो ना बहुत लेजी वर्कर्स थे। मेरे को लग रहा था मैं उनको बोलेगा ना मास्क बनाओ, आधा टाइम वो लोग टाइम पास ही करेगा, तो मैंने उनके ऊपर ना एक सुपरवाइजर रखा। मैंने सुपरवाइजर को एक फिक्स सैलरी दिया। मैंने बोला तू बराबर से देखना कि ये वाला लोग बराबर काम करता है कि नहीं, अगर नहीं काम करता एक लाफा मारना, ओके? इन दैट पर्टिकुलर केस जो ये वाला अमाउंट पे कर रहा हूं सुपरवाइजर को, ये डायरेक्ट लेबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा मेरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा। Direct labor is a money paid to those particular workers who produce your product. If they produce the product, then it is direct labor. If they do not produce a product, they are not direct labor. They are often called as indirect labor. एक और एग्जांपल देता हूं। एक बंदा फैक्ट्री के अंदर झाड़ू मारता है, पोछा मारता है, वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर किधर भी आए इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ हेड ओनली रिजर्व फॉर डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटीरियल वो वाला मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर है, डायरेक्ट लेबर वो वाला लेबर कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर दोज पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट। इट रिप्रेजेंट्स अ मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। देन व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई डेफिनेशन नहीं है। वी सिंपली से इट इज एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर नहीं कहलाएगा, ऑटोमेटिकली यहां पर क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस बात खत्म हो गई। Direct expenses. Direct expenses is any other direct cost that is not direct material or direct labor. Example, मैंने आपको जो यहां पे एक एग्जांपल दिया था that was royalty. जरा सोचो ना, जो मैं 1000 रुपए का खर्चा कर रहा हूं वो मैं मटेरियल के लिए तो नहीं कर रहा हूं। वैककॉम को मैं लेबर के लिए तो पैसा नहीं पे कर रहा हूं, मैं तो उनका ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं। अगर उनका ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला चीज क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ना कोई डेफिनेशन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है एक्सेप्ट इट इज एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट अगर बच गया लेकिन वो डीएम और डीएल नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तुम्हारे सम सॉल्विंग के लिए, तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर सम सॉल्विंग के लिए, अनलेस एंड अनटिल सम सेज दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको तुम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस मत मानना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ना तो सम 99% लिख कर देता है कि ये वाली चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अगर सम बोल देगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ले लेना, वरना किधर भी लेना, इधर मत लेना, ठीक है? तो ये चलो हो गया मेरा तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट का पूरा हेड, ठीक है? मैं ये चीज को अभी इरेज कर देता हूं, लेकिन उससे पहले जरा अपने नोट्स में जाना एक बार। नोट्स के अंदर मैं तुमको बता रहा हूं दैट व्हाट आई हैव डन एंड यू हैव टू बी राइटिंग राइट नाउ, ठीक है? तुम लोगों ने नोट्स का प्रिंट आउट लेके रखा हुआ है।
अगर नहीं लेके रखा हो इस वक्त पॉज करना, टेक आउट अ प्रिंट आउट, ओके, एंड देन यू राइट डाउन दीज थिंग्स. डायरेक्ट कॉस्ट. Direct costs are those costs which are fully variable and should be related to what production. Should be related to what production. ये दो कंडीशन है, दोनों का दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए बीच में, इसलिए यहां पर एंड लिखा हुआ है. ठीक है, उसका यहां पर तीन एग्जांपल्स या तीन बाइफर्केशन से. चलो पहले डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटेरियल पढ़ते हैं. मटेरियल विच फॉर्म्स part of the product, material that forms part of the product. Direct labor, amount which is paid to or due to the workers who produce the product. जो वर्कर्स तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उनको जो पे करते हो या फिर उनको जो ड्यू भी है. ओके, ड्यू मतलब अगर आउटस्टैंडिंग है तो. ओके, ऑल दोस कॉस्ट आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर. तुम लोग डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हो. ठीक है, ऑल्टरनेट नाम अगर चाहो डायरेक्ट लेबर के बाजू में लिख देना डायरेक्ट वेजेस. उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट. बस उसका और कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है. एग्जाम्पल, चलो यहां पे 1 और 2 एग्जाम्पल्स वी शैल बी राइटिंग डाउन. यहां पे लिख सकते हो प्लास्टिक इन पेन. उसके बाद लिख सकते हो क्लॉथ इन मास्क. डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल money paid to workers for making. मैंने तुमको मास्क का एग्जांपल दिया तो आप लोग यहां पे मास्क लिख लो. एक सेकेंड, हाँ, फॉर मेकिंग यहां पे लिख लेना मास्क. कुछ और हुआ फॉर मेकिंग फर्नीचर. तुम लोग अगर फर्नीचर, सपोज यूर अ कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है फर्नीचर्स, जो कारपेंटर्स लोग को पे करोगे, दैट विल बी नथिंग बट योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए अभी एक एग्जांपल लिखना जो मैंने तुम लोग को दिया था, रॉयल्टी. ठीक है, बाकी एग्जांपल्स एज एंड व्हेन चैप्टर्स विल प्रोसीड आप लोग को समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा एक कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इन ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट. मैं अभी इस चीज को यहां से रब कर रहा हूं बिकॉज यू ऑल हैव रिटन योर एग्जांपल्स. ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर तुम्हारी दो कंडीशंस हैं. ठीक है, तो व्हाट इज ओवरहेड्स? अगेन आई डू नॉट हैव अ डेफिनेशन फॉर दैट. तो फिर ओवरहेड्स क्या हुआ? सिंपल है, एनी कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओवरहेड्स. अगर कोई कॉस्ट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, हम लोग इस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोल देंगे? ओवरहेड्स. या फिर चलो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, या फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करता या सेकंड सेटिस्फाई नहीं करता या कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, हम लोग उसको ओवरहेड्स बोल देते हैं. ओके, ओवरहेड्स को कई लोग लूजली इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं. ठीक है, ओवरहेड्स कुड बी एनी एक्सपेंस दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. एग्जांपल्स अगर मैं तुमको देने के लिए जाऊं तो आई कैन टेल यू थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स. एग्जांपल फैक्ट्री है अपना, उसका रेंट देते हैं हम लोग, दैट कुड बी ओवरहेड्स. फिर उसके बाद फैक्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता होगा, ओके, दैट कुड बी योर ओवरहेड्स. मशीन्स चलाने के लिए तो कोयला चाहिए, ओके, दैट कुड बी योर ओवरहेड्स. ऑफिस के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे पास, ओके, ओवरहेड्स. एक हमारे पास लॉयर भी है जो हमारे लीगल केसेस वगैरह डील करता है, दैट इज आवर ओवरहेड्स. एक सीईओ है, ओके, उसको हम लोग पैसा दे देते हैं, ओवरहेड्स. उसके बाद हम लोग एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हैं, ओवरहेड्स. हमारा एक बार प्रोडक्ट बन जाता है, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द होलसेलर, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा आता होगा, ओवरहेड्स. उसके बाद हम लोग को गुड्स होलसेलर्स को भी बेचने के लिए बीच में यहां पे एजेंट्स रखने पड़ते हैं जो वेरियस होलसेलर्स के पास जाएंगे, उनको हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उन लोगों से ऑर्डर्स लेके आएंगे. हम लोग ऐसे लोगों को सेल्स पीपल बोलते हैं, सेल्स पीपल. उन लोग को हम लोग यहां सैलरीज देंगे या कमीशंस वगैरह देंगे, ओवरहेड्स. सो ओवरहेड्स कुड बी एनीथिंग दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. मतलब या वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस नहीं है या फिर वो तब नहीं लगता जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा हुआ विच इज नॉट इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस
or which is not proportionate will automatically be called as overheads. Overheads अभी ना न्यू कॉस्ट शीट क्या हुआ कि ना जो इंस्टीट्यूट है वो जब अभी न्यू कोर्स लेके आए ना, उन लोगों ने नया फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट भी दिया. इस न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के हिसाब से तुम्हारा जो ओवरहेड्स है दैट हैज टू बी इन 3 पार्ट्स. लॉजिकली इट शुड हैव बीन इन 4 पार्ट्स. तो जब मैंने तुम्हारा नोट्स बनाया ना, मैंने उसके अंदर 3 पार्ट्स रखा हुआ है, लेकिन तुमको सिखाने के लिए मैं यहां पे 4 पार्ट सिखा रहा हूं. लेकिन लास्ट 2 हेड्स आई विल कंबाइन टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि मेरे को उनके बाइफर्केशन की कोई जरूरत नहीं है. ठीक, तो ये कौन से 3 हेड्स हैं, ठीक है, या फिर अभी फॉर स्टार्टिंग ये कौन से 4 हेड्स हैं. तो सबसे पहले भी से ओवरहेड्स कैन ईदर बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, overheads can either be administration overheads, overheads can either be selling, distribution and marketing overheads. These are main 3 heads जो दुनिया के अंदर बहुत फेमस है. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी या मार्केटिंग ओवरहेड्स. आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को बहुत नामों से जानते हो. फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, ये वाला नाम जरा याद रखना, वो आईसी को बहुत प्यारा है, इससे वर्क्स ओवरहेड्स. वर्क्स WORKS, वर्क्स मतलब फैक्ट्री ही होता है. ठीक है, ये वो वाले खर्चे हैं जो आपकी फैक्ट्री के अंदर होते हैं. ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ और बोलूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद. दीज आर फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट हेड. उसके बाद तुम्हारा थर्ड हेड, सेकेंड हेड पर आऊंगा बाद में, एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो तुम्हारे खर्चे हैं ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफिस एक्सपेंसेस. These are also called as management expenses. ICAI ने अभी इसका एक नया नाम रखा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तुम्हारे ऑफिस के खर्चे हैं. ठीक है, मैं सबके एग्जांपल्स पर भी आता हूं, मैं पहले आपको बस 3 हेड जो है तो वो बता रहा हूं. थर्ड इज योर सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. आप लोग इसको मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो. ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या है, उससे पहले जरा याद रखना, आप लोग ओवरहेड्स पर तभी आओगे, आप लोग ओवरहेड्स पर तभी आओगे जब तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसका या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या दोनों नहीं हुआ. ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा था जिसने या फर्स्ट या सेकंड या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो वो ओवरहेड्स के अंदर आ गया. लेकिन अभी ओवरहेड्स के अंदर वो वाला एक्सपेंस किधर आएगा. सो देन वी ट्राई टू बी सेइंग दैट देयर आर 3 heads, एक्चुअल के अंदर 4, but I'll come back to this kind of a puzzle. Okay, we say ये ओवरहेड्स का खर्चा किधर हो रहा है. ठीक है, अगर फैक्ट्री के अंदर हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस ओवरहेड्स, अगर एसएनडी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो एसएनडी या मार्केटिंग. तुमको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना. लेकिन एक चीज बार बार मेरे को वो बोलना है ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो रजिस्टर हो जाए. कोई भी एक्सपेंस ओवरहेड्स तब कहलाएगा जब वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉस्ट है फिर तो वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर चला गया. लेकिन अगर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है तो ओवरहेड्स के अंदर है. लेकिन अगर ओवरहेड्स के अंदर आ गए तो फिर आगे किधर जाएंगे. यू हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू हैव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यू हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स वो वाले खर्चे जो फैक्ट्री तक हो जाते हैं, बट अगेन फॉर द 5th टाइम प्रोवाइडेड इट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट होता तो उधर चला जाता. अभी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो वाला खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री के अंदर ही लग रहा है ना, फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर था. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री की बिल्डिंग खराब हो गई, उसको रिपेयर्स करवाया, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री के ना मशीनरी थी, उसका डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसका ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग करते हैं रोज, फैक्ट्री ओवरहेड्स. जो वर्कर झाड़ू मारता है फैक्ट्री को, फैक्ट्री ओवरहेड्स. कोयला वगैरह जो मशीन चलाने के लिए चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, ऑल दीज आर ऑल योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस, दीज आर सारे ऑफिस के खर्चे. जरा सोचो ना, ऑफिस के ना क्या क्या खर्चे हो सकते हैं. सर कंप्यूटर्स होंगे बहुत सारे, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका डिप्रिसिएशन, प्रिंटिंग पेपर का कॉस्ट, प्रिंटिंग के अंदर जो कार्ट्रिज है वो कॉस्ट, सीईओ का खर्चा, सीए का खर्चा, सीए को जो आप ऑडिट के लिए पैसा देते हो वो सारा का सारा जो कॉस्ट है वो इधर आ जाएगा. ओके, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंसेस. ठीक,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग नाम है, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग खर्चे वो वाले खर्चे होते हैं विच विल हेल्प यू टू प्रमोट योर सेल्स। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल माइट बी द मोस्ट फेमस वन। खुद ब खुद दिमाग में सोचो। सर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ब्रिलियंट। सर वो जो आपने कमीशन बोला था, ब्रिलियंट, इट विल हेल्प यू टू प्रमोट योर सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मारुति कंपनी ने अपनी कार बना दी, उसके बाद उन लोग के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स तक गाड़ी पहुंचाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे आप लोग को बेच देते हैं। ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है दैट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ओनली। ओके, हम लोग इन एक्सपेंसेस को मार्केटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। एक बार फिर से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वो जा रहा हूं। एनी एक्सपेंस दैट विल हेल्प यू टू प्रमोट योर सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू द फाइनल कस्टमर, दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तुम्हारे दिमाग में ऐसे डाउट्स आ सकते हैं, सर मेरे दिमाग में आ रहा है कि बैड डेट्स किधर जाएगा सर, नेक्स्ट लेक्चर। मेरे दिमाग में आता है सर कैश डिस्काउंट किधर जाएगा सर, नेक्स्ट लेक्चर। फ्यू ऑफ द थिंग्स आई वांट यू ऑल टू थिंक ऑल्सो योरसेल्फ कि ये वाले खर्चे किधर आएंगे। ओके, अपने हिसाब से सोचना है, गिवन यू ऑल द डेफिनेशंस। ओके सर आपने 4 बोले थे, आपने 3 क्यों लिखे? चलो चौथा भी लिख देता हूं। जब इंस्टीट्यूट ने नया कॉस्ट शीट लेकर आए ना इन द न्यू कोर्स, उन लोगों ने ये दोनों को क्लब कर दिया। ठीक है, तो मेरे लिए ये और ये वाला जो डिफरेंस है ना आज की डेट में बहुत ज्यादा कुछ वो मायने नहीं रखता, बिकॉज जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे ना हम लोग ये दोनों खर्चों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अभी ये वाला चीज आईसी लेकर आया, वो लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर न्यू कॉस्ट शीट के अंदर आप लोग वो सारे के सारे खर्चे एक्सक्लूड कर देना विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। फिर से बोलता हूं, हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला था? एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड इट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट। मेरे को कभी ये मत बोलना सर डायरेक्ट मटेरियल का भी तो खर्चा फैक्ट्री के अंदर ही होता है, लेकिन बेटा डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ चुका है, ऑलरेडी उधर आ चुका है। मैं तुमको वही बोला, ओवरहेड्स के अंदर तुम लोग कब आओगे? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर डायरेक्ट मटेरियल था, उसने तो डायरेक्ट कॉस्ट का कंडीशन सेटिस्फाई किया ना यार, तो वो तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर चला गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वो सारे के सारे खर्चे आएंगे विच इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री, लेकिन वो वाले खर्चे नहीं आएंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला व्हाइल मेकिंग द न्यू कॉस्ट शीट। इसके अंदर वो वाले खर्चे नहीं आएंगे विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, क्योंकि वो वाले खर्चे हम लोग सेकेंड हेड के अंदर अलग से लिखेंगे और हम लोग इस हेड को नाम क्या देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। ठीक, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है अभी, ये एक्सपेंस के अंदर वो वाले एक्सपेंसेस इंक्लूड मत करना विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, वो हेड आप लोग अलग रखो। अभी आपको ज्यादा क्लियर बोलता हूं। अब जरा सोचो, हमारी फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर था, उस मैनेजर का काम क्या था? ही हैज टू मैनेज द फैक्ट्री। मैनेज मतलब एडमिनिस्टर द फैक्ट्री। ऐसा एक्सपेंस, कोई बोलेगा सर फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होएगा, लेकिन अभी ऐसे एक्सपेंसेस के लिए एक स्पेशल हेड बना दिया वो इंस्टीट्यूट ने और उसको बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। ओल्ड कॉस्ट शीट के अंदर 2018 से पहले ओल्ड कॉस्ट शीट के अंदर ऐसा कोई हेड नहीं था और ये जो 2 था ना वो 1 के अंदर ही आ जाता था, लेकिन अभी इन लोगों ने क्या बोल दिया, अब से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर से वो सारे खर्चे निकाल लेंगे विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, विच इज इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। 2 एग्जांपल देता हूं, एक आपको ऑलरेडी वो दे चुका हूं, दैट इज एक मैनेजर था, हम लोग उसको पेमेंट करते हैं, दैट मैनेजर विल मैनेज द फैक्ट्री। सो बेसिकली मैनेजिंग इज अ एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। याद रखना, अगर कोई बंदा ऑफिस मैनेज कर रहा है, सीईओ, ओके, तो फिर वो इधर आएगा क्योंकि ये सारे ऑफिस के खर्चे हैं, लेकिन ये वाले खर्चे कौन से हैं? विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। ओके, सो दीज आर इन दिस केस योर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। 2 एग्जांपल बोला था, एक बोल दिया फैक्ट्री मैनेजर को जो मैं पेमेंट करूंगा। सेकेंड एग्जांपल देता हूं। सेकेंड एग्जांपल, मेरे जो वर्कर्स थे ना
बोथ लीजी। जैसे सुपरवाइजर उधर देखा, ओके, वो लोग कुछ ना कुछ पीना स्टार्ट कर देता था, खाना स्टार्ट कर देता था। मेरे को लगा यार अभी ये सुपरवाइजर की ना बस की बात ही नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने हर जगह पे ना सीसीटीवी कैमरास वो लगवा लिए और एक कंट्रोल यूनिट बनाया जहां से वी कैन ऑब्जर्व व्हाट एवर ईच पर्सन इज डूइंग। वो जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। सीसीटीवी कैमरास के ऊपर जो डेप्रीसिएशन है वो इधर आएगा, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल हेड फॉर सच कॉस्ट। इस हेड के अंदर वो सारे के सारे फैक्ट्री के खर्चे आ जाते हैं विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री को बेटर मैनेज करने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो वाले खर्चे इधर आ जाएंगे। तो अभी इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्या है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर देयर। ओके, ये 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है? फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 वाले खर्चे इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 वाले खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। और उसके बाद थर्ड इन दिस केस इज जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। बस दीज आर ऑल योर एक्सपेंसेस दैट आर देयर। ठीक है, यही चीज मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर भी दिया। तो नोट्स के अंदर अब जरा बराबर से देखना, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये वही वाले 4 नाम हैं आपके। ठीक, एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे वो लिख के रखना, फैक्ट्री रेंट। आप लोग पूरा लिखना फैक्ट्री रेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, थर्ड depreciation of machines, बस यहां पर एक स्माइलिंग फेस मैंने बनाया है। ठीक है, आप लोग क्या करो, वो स्माइलिंग फेस वो नीचे भी है, यहां पे लिख लेना एक्सक्लूड्स administration overheads for administration of factory। यही वाला पॉइंट एक और भी लिखवाऊंगा एक और बार इन द सेम मैनर इन द सैड फेस ऑल्सो। ठीक है, रुको आगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका एग्जांपल मैंने तुम लोग को 2 दिया, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन सीसीटीवीज। अच्छा, इसका यहां पे एक नोट जरा लिखना, दिस इज अ स्पेशल हेड एंड आगे अभी बहुत छोटा छोटा लिखो, these expenses and these expenses will be excluded from factory overheads। ठीक है, आगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी ओवरहेड्स। जितने भी एग्जाम्पल चाहो यहां पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स के अंदर अभी क्या क्या लिखे हैं यार, एग्जाम्पल्स के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस लिखो, चलो एग्जाम्पल, चलो वो तुम्हारा पहला एग्जाम्पल ही लिखता हूं, अमाउंट पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई टोल्ड यू कि तुम्हारा लिखता हूं बट यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, स्टाइपेंड, इससे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टाइपेंड तुमको मिलेगा, या डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो मिल रहा है, ओके, वो वाला चीज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यहां पे तुम्हारा ऑफिस का रेंटल कॉस्ट, उसके बाद आगे लिख सकते हो डेप्रीसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद लिख सकते हो कमीशन अगर जगह है तो, वरना इट इज ऑल फाइन।
ठीक है, वरना इट इज ऑल फाइन. नाउ तुम लोग को ये वाले एग्जांपल्स कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा सिलेबस तो वो बाकी है, वहां पर ये सब कुछ हो ही जाएगा, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन दिस केस इज गोइंग टू बी, बराबर से सुनना. नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला जो नोट है, यहां पे लिख देना बोथ दीज एक्सपेंसेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड S&D. ठीक है, बोथ दीज एक्सपेंसेस आर टेकन टुगेदर ओनली इन कॉस्ट शीट. ऑल्दो अभी तक कॉस्ट शीट क्या होता है यू ऑल डोंट नो, बट ठीक है, यू ऑल कैन जस्ट राइट डाउन दिस पर्टिकुलर नोट. चलिए, विद दिस मैंने आज का अपना फर्स्ट काम खत्म कर दिया है. आई हैव लेफ्ट यू विद मेनी थिंग्स दैट यू माइट बी थिंकिंग, सर ये वाला खर्चा किधर आएगा, ये वाला खर्चा किधर आएगा. थोड़ा सा पोर्शन चलने दो, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू बी थिंकिंग इन अ करेक्ट वे. ओके, तो आज का एक रीकैप वो कर लेता हूं. फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, कंपल्सरी, ऑप्शनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ICAI, ICWA, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, सर कॉस्ट शीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स. ओके, उसके बाद कॉस्ट का बाइफिकेशन किया. कॉस्ट की बाइफिकेशन के अंदर सर डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स. डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बचा कुचा डायरेक्ट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओवरहेड्स, एनीथिंग दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज ओवरहेड्स. ओवरहेड्स के अंदर हमारे लिए अभी 3 हेड्स हो गए. कौन से 3 हेड्स? फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन उसके अंदर जो मैनेजमेंट के लिए फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है उसके लिए अलग से हेड है, जो सेकंड वाला मैंने दिया. और उसके बाद तुम्हारे ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नाउ ट्रीटेड एज वन सिंगल हेड. बस योर जॉब इज ऑल डन. आज का अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो हो गया है. हम लोग हर लेक्चर के अंदर एक चीज जो करेंगे, विल ट्राई टू रिवाइज जो पहले हुआ है एंड देन इन दिस केस विल ट्राई टू बी गोइंग अहेड. कॉस्टिंग के अंदर एक अच्छा चीज क्या है, ऑल योर चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. बीच में 1 या 2 चैप्टर्स हैं जो थोड़े से ऑफ बीट है, लेकिन उसके अलावा एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड. If you know your cost sheet, first chapter that we all are doing in a proper way, automatically all your chapters will become very simple. I'm Anuj. I'll see you all in the next lecture. Bye. Hi guys, welcome to the tip of the day. हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में there will be tips provided. 15 chapters, I have got 15 tips for you all. और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल बी देयर, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे. टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग द फर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मार्क्स एंड योर टाइम दैट यू डिवोट टू योर स्टडीज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे, कई लोग 8 आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे. It is not dependent upon how God gifted intelligence is. It is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying. जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो. It goes a very long way in life in trying to improve yourself. 8 hours, cut yourself out from many things. अगर आप 8 hours का टारगेट रखे हुए हो तो 8 आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो. तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहा है, नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है, कीप ऑल दोस थिंग्स असाइड. इट इज 8 आवर्स दैट यू आर गोइंग टू बी गिविंग टू योर स्टडीज पर डे. इफ यू आर गोइंग टू बी गिविंग फॉर 8 आवर्स, मोर द बेटर. लेकिन मोर के चक्कर के अंदर अपना क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं करो. स्टडी इन अ वाइजर वे. जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो. ऑनेस्टली फॉर मी 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also. It's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts. You are not keeping your phone with you and trying to have the distractions. तो 8 hours to 10 hours कंटिन्यूसली या फिर इन ब्रेक्स, वट एवर योर माइंड अलाउज, लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो. दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ. दिस इज माय फर्स्ट टिप ऑफ द डे. दिस टिप यूजुअली इज देयर फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए. दिस इज द आंसर टू ऑल दो स्टूडेंट्स. थैंक यू गाइस. आई विल सी यू ऑल विद द टिप्स ऑफ द डे नाउ इन चैप्टर नंबर 2.